नमस्कार। अपनू उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ पेड़ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के टर्नर रोड देहरादून स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं। उनके परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे और सच में मोदी है तो मुमकिन है लोग कहते हैं, तो ये हम सब लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि सामान्य स्थितियों में जिनका विकास हुआ है ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि सीमांत क्षेत्र चमोली के व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है। अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको जो है एक संगठन से जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में जिनका विकास हुआ है, जो आगे बढ़े हैं, ऐसे व्यक्ति को, श्री महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उनका नाम आया है। ये हम सभी के लिए एक मतलब गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं कि सीमांत क्षेत्र चमोली के एक ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पैदा होकर जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, उनको पार्टी ने मौका दिया है, अच्छा काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी है, सब लोगों में एक आशा भी है कि और अच्छे तरीके से और समन्वय के साथ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने महेंद्र भट्ट विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं महेंद्र भट्ट के नामांकन के लिए सीएम धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा के विधायक मौजूद रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूँ उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया। और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय में हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए
पार्टी के काम आएगा, निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं न कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। केंद्र के साथ समन्वय करेंगे, हमारे राज्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राज्यसभा में एक सांसद के नाते, भारत सरकार में हमारे राज्य के प्रतिनिधि के नाते, एक वकील बनकर हम सब लोगों के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जहां हमारा संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब केंद्र के साथ हमारा समन्वय और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे जो मुद्दे हैं सीमांत क्षेत्र के, और सबसे बड़ी बात है कि आप सीमांत जनपद चमोली के, जिसको अभी उसी जनपद के माड़ा गांव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उसको पहले गांव की संज्ञा दी और आज उसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलना निश्चित रूप से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर एक मैं कहूँ कि हम सब का प्रोत्साहन किया आपको राज्यसभा में नामांकन आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद बधाई देता हूँ और केंद्रीय यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, ये सब कुछ सिर्फ साल 2024 तक के लिए ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और राष्ट्र की आवाम के लिए जो सही निर्णय होगा वो आने वाली नई सरकार करेगी। उनका काम थ्रेट देना है एक हिसाब से, और मैं जो देख रहा हूँ ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल वो कर रहा है, ये सब कुछ 2024 तक है। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जानी है और आने वाली जो सरकार है वो जो सही निर्णय होगा राष्ट्र के आवाम के लिए, उसका फैसला। राजधानी देहरादून के सचिवालय में धाबी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें करीब 15 मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान बजट सत्र देहरादून या ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत करने को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, जिसमें अब देहरादून में सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। इस बात को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्यावेदन दिया था कि अगले सत्र को गैरसैंण में करने की बजाय देहरादून में आहूत किया जाए, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र की तिथि मुख्यमंत्री को अधिकृत की गई, जिसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। मत पे भी चर्चा हुई थी। अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है, उसको गैरसैंण में अभी ना करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्मकाल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पर कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। डेट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। डेट्स का जैसे फाइनल हो जाएगा सीएम साहब के लेवल से, फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगला है, यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी की ओर से देहरादून के गांधी पार्क के हल्द्वानी की घटना के संबंध में शांति और सौहार्द के लिए शांति मार्च निकाला गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हल्द्वानी की वो घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इंडिया अलायंस और जन संगठनों ने मांग उठाई है कि जिन लोगों ने वहां माहौल खराब किया
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय एलआईयू ने वहां के माहौल को लेकर लगातार सरकार और शासन को चेताने का काम किया, लेकिन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया। निश्चित ही बहुत खराब घटना वो घटी है और कांग्रेस और सभी लोगों ने ये कहा है कि जिन लोगों ने माहौल ख़राब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अटैक करने वाले लोग हों, चाहे वो प्रशासन के वो लोग हों जिनकी तरफ से चूक हुई। समय को लेकर और वहाँ के माहौल को लेकर एलआईयू ने लगातार 3 या 4 बार सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि समय जो है सुबह का चुना जाए ताकि ये कार्रवाई हो सके, लेकिन ये सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया। और आज की वहाँ की मतलब कल परसों की ये भयानक स्थिति थी कि एरिया को सील किया गया, दूध की, दवाइयों की, खाने की लोगों को व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था लोगों की नहीं थी। और जो वीडियोज़ अब आएंगी, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया बंद है और लोगों के फ़ोन तोड़े गए हैं, फिर भी अगर कुछ चीज़ें आएंगी तो आने वाले समय में बहुत भयानक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और जिस तरीके से वहाँ महिलाओं को, बुज़ुर्गों को बाद में पीटा गया है, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हम लोग उसी को लेकर कि वहाँ का माहौल शांत हो और आपसी सौहार्द ठीक हो, उसके लिए हम लोग शांति मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान का रूप देने की कोशिश की, निश्चित ही निंदनीय है। ये प्रशासन की चूक से, प्रशासन और पब्लिक के बीच का संघर्ष था जिसको हिंदू मुसलमान का रूप देना निता। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा चुनाव के दृष्टिकोण से एक के बाद एक कार्यक्रम और बैठकें आयोजित कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा लाभार्थी सम्मेलन चला रही है। इस मौके पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि लोकसभा स्तर पर अभी भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन चल रहा है। इसके बाद जिला और मंडल स्तर पर भी लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उन तक बीजेपी सरकार नब्ज टटोलने का कार्य कर रही है। बीजेपी के कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार द्वारा तय करने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। देखिए, अभी हम लोगों का संगठनात्मक दृष्टि से लाभार्थी सम्मेलन हमारे लोकसभा लेवल पर चल रहे हैं। लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं और वही लाभार्थी सम्मेलन हमारे फिर जिला और मंडल स्तर पर होने हैं। और उन लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से जिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उन सभी लोगों पे बूथ है, प्रत्येक बूथ से हमारे सीनियर लीडर्स को, माननीय मंत्री गणों को, सांसद गणों को, विधायक गणों को, कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे जाना है। और उसके लिए हम लोगों ने संगठनात्मक सिस्टम पर कार्य का भी विभाजन कर दिया है। और उसके बाद जो भी आगे के कार्यक्रम हमको केंद्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से तय होंगे वो करेंगे। लेकिन अभी ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है उन तक पहुंचने का। और यहाँ पर रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी में बनफूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश हुआ है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीम में विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक समेत फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वहीं इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी कराए। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कहाँ छुपे हुए थे? कुछ इस टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कभी तक कि कहीं कागज मूवमेंट होगा? पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको।
हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे से अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के दौरान हुई हिंसा और दंगे की घटना पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग भी नजर बनाए हुए। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि इतनी बड़ी घटना 1 घंटे में नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से सुनियोजित है और उसमें जो लोग भी बाहरी हैं उनकी भी जांच की जा रही। इस पूरे घटनाक्रम पर अल्पसंख्यक आयोग नजर बनाए हुए है। वहीं प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई और वहां के हालातों पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अल्पसंख्यक आयोग भेजेगा। इस पूरे मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा से न हों, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उधर शांति व्यवस्था कायम हो, उसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सबसे पहला जो काम है वो हम लोग लग कर के वहाँ जो सुविधाएं हैं वो बहाल कर रहे हैं। जैसे सब्जी है, दूध है, खाने की सामग्री है, पीने का पानी है और वहाँ सफाई व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाओं को अभी प्रशासन से मिल कर के इनको दुरुस्त किया जा रहा है और कर्फ्यू में शांति व्यवस्था कायम हो, कैसे कायम हो, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ की शांति व्यवस्था जितनी जल्दी कायम होगी उतना अच्छा होगा और उसके बाद जब वहाँ के लोग बाहर निकलेंगे और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और जांच एजेंसियों की जांच जो अब तक की गई है वो भी सामने आएगी। LIU की रिपोर्ट आएगी, इंटेलिजेंट की रिपोर्ट आएगी, विजिलेंस की रिपोर्ट आएगी, एजेंसियों की रिपोर्ट आएगी, NGO की रिपोर्ट आएगी। उसको सबको संज्ञान ले रहे हैं हम और संज्ञान लेते हुए आयोग में हम लोग एक प्रस्ताव ला रहे हैं और जो प्रस्ताव आएगा हम इसमें ये चाहते हैं कि एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब LIU और विजिलेंस की रिपोर्ट थी तो उसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई जो उत्तराखंड को कलंकित किया। जिस घटना ने पत्थर फेंकने का जो ये घटना है ये उत्तराखंड में पहली घटना है और इसको हमारे मुख्यमंत्री जी और यहाँ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने इसको गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन आए और उन्होंने बारीकी से इस पर अपना देखा, अधिकारियों से बात करी, सब रिपोर्टें ली और उन्होंने कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है उसको जो है गंभीर धाराओं में जेल भेज रही है पुलिस और जेल भेजेगी। किसी के साथ बख्शिश नहीं होगी और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो लोग इस घटना में शामिल नहीं है वो लोग आकर के पुलिस को सहयोग करें, प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है और सरकार का मकसद साफ है, पुनः ये घटना कभी उत्तराखंड में दोबारा घटित ना हो। इसलिए हम सख्ती के साथ इसको और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।